देश और दुनिया की सबसे मशहूर कहानियाँ हिंदी में रोशनी के संग। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखे गए नॉवल गुनाहों का देवता का एपिसोड नंबर 7 लेके मैं आपकी दोस्त रोशनी आपके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज मैं सुनाऊंगी आपको चैप्टर 11 से आगे की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की मुलाकात। रात भर चंदर को ठीक से नींद नहीं आई। अब गर्मी काफी पड़ने लगी थी। एक सूती चादर से ज्यादा नहीं ओढ़ा जाता था और चंदर ने वह भी ओढ़ना छोड़ दिया था। लेकिन उस दिन रात को अक्सर एक अजब सी कंपकंपी उसे झकझोर जाती थी और वह कसकर चादर लपेट लेता था। फिर जब उसकी तबीयत घुटने लगती तो वह उठ बैठता था। उसे रात भर नींद नहीं आई। बार बार झपकी आई और लगा कि खिड़की के बाहर सुनसान अंधेरे में से अजब सी आवाजें आती हैं और नागिन बनकर उसकी सांसों में लिपट जाती हैं। वह परेशान हो उठता है। इतने में फिर कहीं से कोई मीठी सतरंगी संगीत की लहर आती है और उसे सचेत और सजग कर जाती है। एक बार उसने देखा कि सुधा और गेसु कहीं चली जा रही हैं। उसने गेसु को कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने सपने में गेसु को पहचान लिया। लेकिन गेसु तो पम्मी की तरह गाउन पहने हुई थी। फिर देखा बिनती रो रही है और इतना बिलख बिलख कर रो रही है कि तबीयत घबरा जाए। घर में कोई नहीं है। चंदर समझ नहीं पाता है कि वह क्या करे। अकेले घर में एक अपरिचित लड़की से बोलने का साहस भी नहीं होता उसका। किसी तरह हिम्मत करके वह समीप पहुंचा तो देखा, अरे ये तो सुधा है। सुधा लुटी हुई सी मालूम पड़ती है। वह बहुत हिम्मत करके सुधा के पास बैठ गया। उसने सोचा सुधा को आश्वासन दे, लेकिन उसके हाथों पर जाने कैसे सुकुमार जंजीरें कसी हुई हैं। उसके मुंह पर किसी की सांसों का भार है। वह निश्चेष्ट है। उसका मन अकुला उठा। वह चौंक कर जाग गया तो देखा वह पसीने से तर है। वह उठकर टहलने लगा। वह जाग गया था, लेकिन फिर भी उसका मन स्वस्थ नहीं था। कमरे में ही टहलते टहलते वह फिर लेट गया। लगा जैसे सामने की खुली खिड़की से सैकड़ों तारे टूट टूट कर भयानक तेजी से आ रहे हैं और उसके माथे से टकरा टकरा कर चूर चूर हो जाते हैं। एक मर्मांतक पीड़ा उसकी नसों में खौल उठी और लगा जैसे उसके अंग अंग में चिताएं धधक रही हैं। जैसे तैसे रात कटी और सुबह उठते ही वह यूनिवर्सिटी जाने से पहले सुधा के यहाँ गया। सुधा लेटी हुई पढ़ रही थी। डॉक्टर शुक्ला पूजा कर रहे थे। बुआ जी शायद रात को चली गई थी, क्योंकि बिनती बैठी तरकारी काट रही थी और खुश नजर आ रही थी। चंदर सुधा के कमरे में गया। देखते ही सुधा मुस्कुरा पड़ी। बोली कुछ नहीं, लेकिन आते ही उसने चंदर के अंग अंग को अपनी निगाहों के स्वागत में समेट लिया। चंदर सुधा के पैरों के पास बैठ गया। कल रात को तो तुम कार लेकर वापस आए तो चुप्पे से चले गए, सुधा बोली। कहो, कल कौन सा खेल देखा? कल बहुत बड़ा खेल देखा। बहुत बड़ा खेल सुधी, चंदर व्याकुलता से बोला। अरे जाने कैसा मन हो गया कि रात भर नींद ही नहीं आई। और उसके बाद चंदर सब बता गया। कैसे वह सिनेमा गया, उसने पम्मी से क्या बात की, उसके बाद कैसे कार पर उसने चंदर को पास खींच लिया, कैसे वे लोग मैकफसन झील गए और वहां पम्मी पागल हो गई। फिर कैसे चंदर को एकदम सुधा की याद आने लगी और फिर रात भर चंदर को कैसे कैसे सपने आए। सुधा बहुत गंभीर होकर मुंह में पेंसिल दबाए कोहनी टेके बस चुपचाप सुनती रही और अंत में बोली, तो तुम इतने परेशान क्यों हो गए चंदर? उसने तो अच्छी ही बात कही थी। ये तो अच्छा ही है कि ये सब जिसे तुम सेक्स कहते हो ये संबंधों में ना आए। उसमें क्या बुराई है? क्या तुम चाहते हो कि सेक्स आए? कभी नहीं। तुम मुझे अभी तक समझ नहीं पाई? तो ठीक है, तुम भी नहीं चाहते कि सेक्स आए और वह भी नहीं चाहती कि सेक्स आए, तो झगड़ा क्या है? क्यों तुम इतने उदास हो गए? सुधा बोली बड़े अचरज से। लेकिन उसका व्यवहार कैसा है? चंदर ने सुधा से कहा। ठीक तो है। उसने बता दिया तुम्हें कि इतना अंतर होना चाहिए, समझ गए? तुम लालची आदमी चाहते हो गए ये भी अंतर ना रहे, इसीलिए तो तुम उदास हो गए। छी। होंठों में मुस्कुराहट और आंखों में शरारत की झलक छिपाते हुए सुधा बोली। तुम तो मजाक करने लगी, चंदर बोला। सुधा सिर्फ चंदर की ओर देखकर मुस्कुराती रही। चंदर सामने लगी हुई तस्वीर की ओर देखता रहा। फिर उसने सुधा के कबूतरों जैसे उजले मासूम नन्हे पैर अपने हाथ में ले लिए और भर्राई हुई आवाज में बोला, सुधा, तुम कभी हम पर विश्वास न हार बैठना। सुधा ने किताब बंद करके रख दिया और उठकर बैठ गई।
उसने चंदर के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, पागल कहेंगे, हमें कहते हो अभी सुधा में बचपन है और तुम में क्या है? वाह रे छुई मुई के फूल, किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने बदन छू लिया तो घबरा गए। तुमसे अच्छी लड़कियां होती हैं। सुधा ने उसके दोनों हाथ झकझोरते हुए कहा, नहीं सुधी, तुम नहीं समझती। मेरी जिंदगी में एक ही विश्वास की चट्टान है, वह हो तुम। मैं जानता हूं कि कितने ही जल प्रलय हो, लेकिन तुम्हारे सहारे मैं हमेशा ऊपर रहूंगा। तुम मुझे डूबने नहीं दोगी। तुम्हारे ही सहारे मैं लहरों से खेल भी सकता हूं, लेकिन तुम्हारा विश्वास अगर कभी हिला तो मैं किन अंधेरी गहराइयों में डूब जाऊंगा, ये कभी मैं सोच नहीं पाता। चंदर ने बड़े कातर स्वर में कहा। सुधा बहुत गंभीर हो गई। क्षण भर वह चंदर के चेहरे की ओर देखती रही, फिर चंदर के माथे पर झूलती हुई एक लट को ठीक करते हुए बोली, चंदर, और मैं किसके विश्वास पर चल रही हूं, बोलो। लेकिन मैंने तो कभी नहीं कहा कि चंदर अपना विश्वास मत हारना। और क्या कहूं, मुझे अपने चंदर पर पूरा विश्वास है, मरते दम तक विश्वास रहेगा। फिर तुम्हारा मन इतना डगमगा क्यों गया? बुरी बात है ना? चंदर ने सुधा के कंधे पर अपना हाथ सर रख दिया। सुधा ने उसका हाथ लेकर कहा, लाओ, यहां छुआ था पम्मी ने तुम्हें? और उसका हाथ होंठों तक ले गई। चंदर कांप गया। आज सुधा को ये क्या हो गया? लेकिन होंठों तक हाथ ले जाकर झाड़ने फूंकने वाले की तरह सुधा ने फूंक कर कहा, जाओ, तुम्हारे हाथ से पम्मी के स्पर्श का जहर उतर गया। अब तो ठीक हो गए, पवित्र हो गए, छू मंतर। चंदर हंस पड़ा। उसका मन शांत हो गया। सुधा में जादू था, सचमुच का जादू। बिनती चाय ले आई, 2 प्याले। सुधा बोली, अपने लिए भी ले आओ। बिनती ने सर हिलाया। सुधा ने चंदर की ओर देखकर कहा, ये पगली जाने क्यों तुमसे झेपती है? झेपती कहाँ हूं? बिनती ने प्रतिवाद किया और प्याला भी ले आई और जमीन पर बैठ गई। सुधा ने प्याला मुंह से लगाया और बोली, चंदर, तुमने पम्मी को गलत समझा है। पम्मी बहुत अच्छी लड़की है, तुमसे बड़ी भी है और तुमसे ज्यादा समझदार, और उसी तरह व्यवहार भी करती है। तुम अगर कुछ सोचते हो तो गलत सोचते हो। मेरा मतलब समझ गए ना? जी हाँ गुरुआनी जी, अच्छी तरह से। चंदर ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा। बिनती हंस पड़ी और उसकी चाय छलक गई। नीचे रखी हुई चंदर की जरीदार पेशावरी सैंडल भीग गई। बिनती ने झुककर एक अंगोछे से उसे पोंछना चाहा तो सुधा चिल्ला उठी, हाँ हाँ, छुओ मत, कहीं इनके सैंडल भी बाद में आके ना रोने लगे। सुन बिनती, एक लड़की ने कल इन्हें छू लिया तो आज उदास थे, अभी तुम सैंडल छुओ तो कहीं जाके कोतवाली में रपट ना कर दें। चंदर हंस पड़ा और उसका मन धुलकर ऐसे निखर गया जैसे शरद का नीलाभ आकाश। अब पम्मी के यहाँ कब जाओगे? सुधा ने शरारत भरी मुस्कुराहट से पूछा। कल जाऊंगा। ठाकुर साहब पम्मी के हाथ अपनी कार बेच रहे हैं तो कागज पर दस्तखत करना है, चंदर ने कहा। अब मैं निडर हूं। कहो बिनती, तुम्हारे ससुर का क्या कोई खत नहीं आया? बिनती झेंप गई। चंदर चल दिया। थोड़ी दूर जाकर फिर मुड़ा और बोला, अच्छा सुधा, आज तक जो काम हो बता देना, फिर 1 महीने तक मुझसे कोई मतलब नहीं, हम थीसिस पूरी करेंगे, समझी? समझे, हाथ पटक कर सुधा बोली। चैप्टर 12। सचमुच 1.5 महीने तक चंदर को होश नहीं रहा कि कहाँ क्या हो रहा है। बिसरिया रोज सुधा और बिनती को पढ़ाने आता रहा। सुधा और बिनती दोनों ही का इम्तिहान खत्म हो गया। पम्मी 2 बार सुधा और चंदर से मिलने आई, लेकिन चंदर 1 बार भी उसके यहाँ नहीं गया। मिश्रा का एक खत बरेली से आया, लेकिन चंदर ने उसका भी जवाब नहीं दिया। डॉक्टर साहब ने अपनी पुस्तक के 2 अध्याय लिख डाले, लेकिन उसने एक दिन भी बहस नहीं की। बिनती उसे बराबर चाय, दूध, नाश्ता, शरबत और खरबूजा देती रही, लेकिन चंदर ने एक बार भी उसके ससुर का नाम लेकर नहीं चिढ़ाया। सुधा क्या करती है, कहाँ जाती है, चंदर से क्या कहती है, चंदर को कोई होश नहीं। बस उसका पेन, उसके कागज, स्टडी रूम की मेज और चंदर है कि आखिर थीसिस पूरी करके ही माना। 7 मई को जब उसने थीसिस का आखिरी पन्ना लिखकर पूरा किया और संतोष की सांस ली तो देखा कि शाम के 5 बजे हैं। साइबान में अभी पर्दा पड़ा है, लेकिन धूप उतार पर है और लू बंद हो गई है। उसकी कुर्सी के पीछे एक चटाई बिछाए हुए सुधा बैठी है। युगों का अधपड़ा हुआ उपन्यास बगल में खुला है, औंधा पड़ा है और आप चंदर की एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब खोले उस पर कलम से कुछ गोदा गोदी कर रही है। सुधा,
एक गहरी सांस लेकर अंगड़ाई लेते हुए चंदर ने कहा, लो, आज आखिरकार जान छूटी। बस अब 2-3 महीने में माँ बदौलत डॉक्टर बन जाएंगे। सुधा अपने कार्य में व्यस्त। चंदर ने कहा, ये सुनकर भी गुम। चंदर ने हाथ बढ़ाकर चोटी झटक दी। हाय रे, हमें अच्छा नहीं लगता चंदर। सुधा बिगड़कर बोली, तुम्हारे काम के बीच में कोई बोलता है तो बिगड़ जाते हो, और हमारा काम थोड़े ही महत्वपूर्ण है। कहकर सुधा फिर पेन लेकर गोदने लगी। आखिर कौन सा उपनिषद लिख रही हैं आप, जरा देखें तो। चंदर ने किताब खींच ली। टॉजिक की इकोनॉमिक्स की किताब में एक पूरे पन्ने पर सुधा ने एक बिल्ली बनाई थी, और अगर निगाह जरा चूक जाए तो आप कह नहीं सकते थे ये 84 लाख योनियों में से किस योनि का जीव है। लेकिन चूंकि सुधा कह रही है कि ये बिल्ली है, इसलिए मानना होगा कि ये बिल्ली ही है। चंदर ने सुधा की बाह पकड़कर कहा, उठ आलसी कहीं की, चल उठा ये पोथा, चल के पापा के पैर छुआएं। सुधा चुपचाप उठी और आज्ञाकारी लड़की की तरह मोटी फाइल उठा ली। दरवाजे तक पहुंचकर रुक गई और चंदर के कंधे पर फाइलें टिकाकर बोली, ए चंदर, तो सच्ची अब तुम डॉक्टर हो जाओगे? और क्या? आहा कहकर जो सुधा उछली तो फाइल हाथ से खिसकी और सभी पन्ने जमीन पर। चंदर झल्ला गया। उसने गुस्से से लाल होकर एक घूंसा सुधा को मार दिया। अरे राम रे, सुधा ने पीठ सीधी करते हुए कहा, बड़े परोपकारी हो डॉक्टर चंद्र कपूर, हमें बिना थीसिस लिखे डिग्री दे दी, लेकिन बहुत जोर की थी। चंदर हंस पड़ा। खैर, दोनों पापा के पास गए। वह भी लिखकर ही उठे थे और शरबत पी रहे थे। चंदर ने जाकर कहा, पूरी हो गई, और झुक कर पैर छू लिए। उन्होंने चंदर को सीने से लगाकर कहा, बस बेटा, अब तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। अब जुलाई से यूनिवर्सिटी में जरूर आ जाओगे तुम। सुधा ने पोथा कोच पर रख दिया और अपने पैर बढ़ाकर खड़ी हो गई। ये क्या? पापा ने पूछा। हमारे पैर नहीं छुएंगे क्या? सुधा ने गंभीरता से कहा। चल पगली, बहुत बदतमीज होती जा रही है, पापा ने कृत्रिम गुस्से से कहा। चंदर, बहुत सिरचड़ी हो गई है, जरा दबाकर रखा करो, तुमसे छोटी है कि नहीं? अच्छा पापा, अब आज मिठाई मिलनी चाहिए, सुधा बोली। चंदर ने थीसिस खत्म की है। जरूर जरूर बेटी, डॉक्टर शुक्ला ने जेब से 10 का नोट निकाल कर दे दिया। जाओ मिठाई मंगवाकर खाओ तुम लोग। सुधा हाथ में नोट लिए उछलते हुए स्टडी रूम में आई, पीछे पीछे चंदर। सुधा रुक गई और अपने मन में हिसाब लगाते हुए बोली, 10 रुपए पौंड ऊन, 1 पौंड में 8 लच्छी, 6 लच्छी में 1 शॉल, बाकी बची 2 लच्छी, 2 लच्छी में 1 स्वेटर, बस एक बिनती का स्वेटर, एक हमारा शॉल। चंदर का माथा ठनका। अब मिठाई की उम्मीद नहीं, फिर भी कोशिश करनी चाहिए। सुधा, अभी से शॉल का क्या करोगी? अभी तो बहुत गर्मी है, चंदर बोला। अब की जाड़े में तुम्हारा ब्याह होगा तो आखिर हम लोग नई नई चीज का इंतजाम ना करें? अब डॉक्टर हुए, साथ में डॉक्टर नहीं आएगी, सुधा बोली। खैर, बहुत मनाने बहलाने फुसलाने पर सुधा मिठाई मंगवाने को राजी हुई। जब नौकर मिठाई लेने चला गया तो चंदर ने चारों ओर देख कर कहा, कहाँ गई बिनती? उसे भी बुलाओ कि अकेले अकेले खा लोगी? वह पढ़ रही है मास्टर साहब से। क्यों? इम्तिहान तो खत्म हो गया, अब क्या पढ़ रही है? चंदर ने पूछा। विदुषी का दूसरा खंड तो दे रही है ना सितंबर में, सुधा बोली। अच्छा, बुलाओ बिसरिया को भी, चंदर बोला। अच्छा, मिठाई तो आने दो, सुधा ने कहा और फाइल की ओर देख कर कहा, मुझे इस कमबख्त पर बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों? इसकी वजह से तुम 1.5 महीने सीधे से बोले तक नहीं। इम्तिहान वाले दिन सुबह सुबह तुम्हें हाथ जोड़ने आई तो तुमने सिर पर हाथ भी नहीं रखा, सुधा ने शिकायत के स्वर में कहा। तो अब आशीर्वाद ले लो, अब तो खत्म हुई थीसिस, अब जितना चाहो बात कर लो। थीसिस ना लिखते तो फिर तुम्हारे चंदर को उपाधि कहाँ से मिलती? चंदर ने दुलार से कहा। तो फिर कॉन्वोकेशन पर तुम्हारी गाउन हम पहनकर फोटो खिंचाएंगे, सुधा मचल कर बोली। इतने में नौकर मिठाई ले आया। जाओ बिनती जी को बुला लाओ, चंदर ने कहा। बिनती आई। तुम पढ़ चुकी हो? चंदर ने पूछा। अभी नहीं, बिनती बोली। अच्छा, अब आज पढ़ाई बंद करो, उन्हें भी बुला लाओ, मिठाई खाई जाए, चंदर ने कहा। अच्छा कहकर बिनती जो मुड़ी तो सुधा बोली, अरे लालचन, ये तो पूछ ले कि मिठाई काहे की है? मुझे मालूम है, बिनती मुस्कुराते हुए बोली। उनके यहाँ आज गए होंगे, पम्मी के यहाँ,
फिर आज कुछ उस दिन जैसी बात हुई होगी। सुधा हंस पड़ी। चंदर झेप गया। बिनती चली गई बिसरिया को बुलाने। अब तो ये तुमसे बोलने लगी, सुधा ने कहा। हाँ, ये है बड़ी सुशील लड़की और बहुत शांत, हमें बहुत अच्छी लगती है। बोलना तो जैसे आता ही नहीं इसे। हाँ, लेकिन अब खूब सीख रही है। इसकी गुरु मिली है गेसु, हमसे भी ज्यादा गेसु से पटने लगी है इनकी। दोनों ब्याह करने जा रही हैं और दोनों उसी की बातें करती रहती हैं जब मिलती हैं तब, सुधा बोली। और कविता भी करती हैं ये, तुम एक बार कह रही थी ना, चंदर ने कहा। नहीं जी, असल में एक बड़ी सुंदर सी नोटबुक थी, उसमें ये जाने क्या लिखती थी, हमें नहीं दिखाती थी। बाद में हमने देखा कि एक डायरी है, उसमें धोबी का हिसाब लिखती थी। तो कविता नहीं लिखती? ताज्जुब है, वरना 16 बरस के बाद प्रेम करके कविता करना तो लड़कियों का फैशन हो गया है, उतना ही व्यापक जितना उल्टा पल्ला ओढ़ना। चंदर बोला। चलो तुम्हारा नारी पुराण शुरू, सुधा बिगड़ी। मिठाई खाने वाले आ गए, आगे आगे बिनती, पीछे पीछे बिसरिया। अभिवादन के बाद बिसरिया बैठ गया। कहो बिसरिया, तुम्हारी शिष्या कैसी हैं? बस अद्वितीय, बिसरिया ने उसी तरह कहा। दोनों अद्वितीय हैं साथ ही? चंद्र ने पूछा। सुधा और बिनती दोनों हंसती। बिसरिया नहीं समझ पाया कि उसने कौन सी हंसने की बात की थी, और जब नहीं समझ पाया तो उसने सिर खुजाने की कोशिश की, फिर खुद भी हंस पड़ा। उसकी हंसी पर तीनों और हंस पड़े। चंदर मास्टर साहब भी खूब है। एक दिन बिनती को महादेवी की वे कविता पढ़ा रहे थे, विरह का जलजात जीवन, तो पढ़ते पढ़ते बड़ी गहरी सांस भरने लगे। चंदर और बिनती दोनों हंस पड़े। बिसरिया पहले तो खुद हंसा, फिर बोला, हाँ भाई क्या करें कपूर, तुम तो जानते ही हो मैं बहुत भावुक हूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक बार तो ऐसा हुआ कि पर्चे में एक करुण रस का गीत आ गया अर्थ लिखने को, मैं उसे पढ़ते ही इतना व्यथित हो गया कि उठकर टहलने लगा। प्रोफेसर समझे मैं दूसरे लड़के की कॉपी देखने उठा हूं तो उन्होंने निकाल दिया। मुझे निकाले जाने का अफसोस नहीं हुआ, लेकिन कविता पढ़कर मुझे बहुत रुलाई आई। सुधा हंसी तो चंदर ने आंख के इशारे से मना किया और गंभीरता से बोला, हाँ भाई बिसरिया, सो तो सही ही है। तुम इतने भावुक ना होते तो इतना अच्छा कैसे लिख सकते थे? तो तुमने पर्चा छोड़ दिया? हाँ, मैं पर्चे वगैरह की क्या परवाह करता हूँ। मेरे लिए इन सभी वस्तुओं का कुछ भी अर्थ नहीं। मैं भावना की उपासना करता हूँ। उस समय परीक्षा देने की भावना से ज्यादा सबल उस कविता की करुण भावना थी। और इस तरह मैं कितनी बार फेल हो चुका हूँ। मेरे साथ में पढ़ता था ना हरिहर टंडन, वह अब बस्ती कॉलेज का प्रिंसिपल है। एक मेरा सहपाठी था, वह रेडियो का प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव है। और एक तुम्हारा सहपाठी तो हमने सुना है कि असेंबली का स्पीकर भी है। चंदर बात काट कर बोला। सुधा फिर हंस पड़ी, बिनती भी हंस पड़ी। खैर मिठाई का भोग प्रारंभ हुआ। बिसरिया कुछ तकल्लुफ कर रहा था तो बिनती बोली, खाइए, मिठाई तो विरह रोग और भावुकता में बहुत स्वास्थ्यप्रद होती है। अच्छा, अब तो बिनती का कंठ फूट निकला, अपने गुरुजी को बना रही है, चंदर बोला। बिसरिया थोड़ी देर बाद चला गया। अब मुझे एक पार्टी में जाना है, उसने कहा। जब आखिर में एक रसगुल्ला बच रहा था तो बिनती हाथ में लेकर बोली, कौन लेगा? आज पता नहीं क्यों बिनती बहुत खुश थी और बहुत बोल रही थी। चंदर बोला, हमें दो। सुधा बोली, मुझे। बिनती ने एक बार चंदर की ओर देखा, एक बार सुधा की ओर। चंदर बोला, देखे बिनती हमारी है या सुधा की है? बिनती ने झट रसगुल्ला सुधा के मुंह में रख दिया और सुधा के सर पर सर रखकर बोली, हम अपनी दीदी के हैं। सुधा ने आधा रसगुल्ला बिनती को दे दिया तो बिनती चंदर को दिखाकर खाते हुए सुधा से बोली, दीदी ये हमें बहुत बनाते हैं, अब हम भी तुम्हारी तरह बोलेंगे तो इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। हम तुम दोनों मिलकर इनका दिमाग ठीक करेंगे, सुधा ने प्यार से बिनती को थपथपाते हुए कहा। अब हम तश्तरियां धोकर रख दें? और तश्तरियां उठाकर चल दी। पानी नहीं दोगी? चंदर बोला। बिनती पानी लेने गई और बोली, हम तो आपका इतना काम करते हैं और आप जब देखो तब हमें बनाते रहते हैं, आपको क्या आनंद आता है हमें बनाने में? चंदर ने पल भर बिनती की ओर देखा और बोला, असल में बनने के बाद जब तुम झेप जाती हो, हाँ ऐसे ही। बिनती ने फिर झेप कर मुंह छिपा लिया और लाज से सुकुचाकर इंद्रवधु बन गई। बिनती देखने सुनने में बड़ी अच्छी थी। उसकी गठन तो सुधा की तरह नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक फिरोजी आभा थी जिसमें गुलाल के डोरे थे।
आंखें उसकी बड़ी बड़ी और पलकों में इस तरह डोलती थीं जैसे किसी सुकुमार सीपी में कोई बहुत बड़ा मोती डोले। झेंपती थी तो मुंह पर सांझ मुस्कुरा उठती थी और गालों में फूलों के कटोरों जैसे दो दो छोटे छोटे गड्ढे। और बिनती के अंग अंग में एक रूप की लहर थी जो नागिन की तरह लहराती थी। और उसकी आदत थी कि बात करते समय अपनी गर्दन जरा टेढ़ी कर लेती थी और उंगलियों से अपने आंचल का छोर उमेटने लगती थी। इस वक्त चंदर की बात पर झेप गई और उसी तरह आंचल के छोर को उमेटती हुई मुस्कान छिपाकर उसने ऐसी निगाह से चंदर की ओर देखा जिसमें थोड़ी लाज, थोड़ा गुस्सा, थोड़ी प्रसन्नता और थोड़ी शरारत थी। चंदर एकदम बोल उठा, अरे सुधा, सुधा जरा बिनती की आंख देखो इस वक्त। आई अभी? बगल के कमरे में तश्तरी रखते हुए सुधा बोली। बड़े खराब हैं आप, बिनती बोली। हाँ, बनाओगी ना आज से हमें, हमारा दिमाग ठीक करोगी ना। बहुत बोल रही थी, अब बताओ। बताएं क्या? अभी तक हम बोलते नहीं थे, तभी ना। अब अपनी ससुराल में बोलना टुइयां ऐसी, वहीं तुम्हारे बोल पर रीझेंगे लोग। चंदर ने फिर छेड़ा। छी, राम राम, ये सब मजाक की बातें हमसे मत किया कीजिए। दीदी से क्यों नहीं कहते जिनकी अभी शादी होने जा रही है? अभी उनकी कहाँ, अभी तो तय भी नहीं हुई। तय ही समझिए, फोटो इनकी उन लोगों ने पसंद कर ली है। अच्छा, एक बात कहें, मानिएगा? बिनती बड़े आग्रह और दीनता के स्वर में बोली। क्या? चंदर ने आश्चर्य से पूछा। आज सहसा बिनती कितना बोलने लगी है। बिनती बोली नीचे जमीन की ओर देखती हुई, आप हमसे ब्याह के बारे में मजाक न किया कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगता। ओहो, ब्याह अच्छा लगता है लेकिन उसके बारे में मजाक नहीं। गुड़ खाया गुलगुले से परहेज। हाँ, यही तो बात है। बिनती सहसा गंभीर हो गई। आप समझते होंगे कि मैं ब्याह के लिए उत्सुक हूँ, दीदी भी समझती हैं, लेकिन मेरा ही दिल जानता है कि ब्याह की बात सुनकर मुझे कैसा लगने लगता है। लेकिन फिर भी मैंने ब्याह करने से इनकार नहीं किया। खुद दौड़ दौड़ कर उस दिन दुबे जी की सेवा में लगी रही, इसलिए कि आप देख चुके हैं कि माँ का व्यवहार मेरे साथ कैसा है। आप यहाँ इस परिवार को देखकर समझ नहीं सकते कि मैं वहां कैसे रहती हूँ, कैसे माँ जी की बातें बर्दाश्त करती हूँ। वह नर्क है मेरे लिए, माँ की गोद में नर्क है। और मैं किसी तरह निकल भागना चाहती हूँ, कुछ चैन तो मिलेगा। बिनती की आंखों में आंसू आ गए और ससकती हुई बोली, लेकिन आप या दीदी जब ये कहते हैं तो मुझे लगता है कि मैं कितनी नीच हूँ, कितनी पतित हूँ, खुद अपने ब्याह के लिए व्याकुल हूँ। ये सब आप ना कहा करें तो अच्छा है। बिनती की आंसुओं का तार बंध गया था। सुधा बगल के कमरे में सब कुछ सुन रही थी। आई और चंदर से बोली, बहुत बुरी बात है चंदर, बिनती क्यों रो रही है? क्या हुआ रानी? बुआ का स्वभाव ही ऐसा है, उससे हमेशा अपना दिल दुखाने से क्या लाभ। और पास जाकर उसको छाती से लगाकर सुधा बोली, मेरी राज दुलारी, अब रोना मत। हाँ, अच्छा, हम लोग कभी मजाक नहीं करेंगे, बस अब चुप हो जाओ। रानी बिटिया की तरह जाओ, मुंह धो आओ। बिनती चली गई। चंदर लज्जित सा बैठा था। लो, अब तुम्हें भी रुलाई आ रही है क्या? सुधा ने बहुत दुलार से कहा। तुम उससे ससुराल का मजाक मत किया करो, वे बहुत दुखी है और बहुत कदर करती है तुम्हारी। और किसी की मजाक की बात और है, हम या तुम कहते हैं तो उसे लग जाती है। अच्छा, वो कह रही थी तुम्हारी फोटो उन लोगों ने पसंद कर ली है। चंदर ने बात बदलने के ख्याल से कहा। और क्या, कोई हमारी शक्ल तुम्हारी तरह है कि लोग नापसंद कर दें? सुधा अकड़ कर बोली। नहीं, सच सच बताओ, चंदर ने पूछा। अरे जी, लापरवाही से मुंह बिचकाकर सुधा बोली, उनके पसंद करने से क्या होता है, मैं ब्याह व्याह नहीं करूंगी। तुम इस फेर में न रहना कि हमें निकाल दोगे यहां से। इतने में बिनती आ गई। वह भी उदास थी। सुधा उठी और बिनती को पकड़ लाई और ढकेल कर चंदर के बगल में बिठा दिया। लो चंदर, अब इसे दुलार कर लो तो अभी गुरगुराने लगे, बिल्ली कहीं की। सुधा ने उसे हल्की सी चपत मारकर कहा। बिनती का मुंह अपनी हथेलियों में लेकर अपने मुंह के पास लाकर आंखों में आंखें डालकर बोली, पगली कहीं की, आंसू का खजाना लुटाती फिरती है। चंदर, डॉक्टर शुक्ला ने पुकारा और चंदर उठकर चला गया। यहीं समाप्त होता है अध्याय नंबर 12 और हमारी आज की मुलाकात भी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये उपन्यास पसंद आ रहा होगा, क्योंकि कमेंट्स में मुझे बड़े मिक्स से रिव्यूज़ मिल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये उपन्यास बहुत सारे और लोगों की आवाज़ में भी यूट्यूब पर मौजूद है।
लेकिन आप ही में से एक श्रोता ने बड़े प्यार से इसकी रिक्वेस्ट हमारे कम्युनिटी सेक्शन में करी थी। उसके अलावा बहुत से कमेंट्स में भी इसकी रिक्वेस्ट थी, तो मैं इसे इग्नोर नहीं कर पाई। अब इस नॉवल को ख़त्म करने के बाद जो और रिक्वेस्ट आई हैं उनके बारे में हम सोचेंगे, लेकिन आप अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहिए। मैं हूं आपकी दोस्त रोशनी और आप सुन रहे हैं बातचीत एंड शॉर्ट स्टोरीज विद रोशनी।